क्या आपको लगता है कि 5 से 10 मिनट में एक अच्छा स्केचिंग बनाना इम्पॉसिबल है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ किसी भी तरह के ड्राइंग या स्केचिंग को किस तरह से क्विकली 5 से 10 मिनट में ड्रॉ करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रैपिड स्केचिंग के बारे में। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ रैपिड स्केचिंग का वो सीक्रेट जिससे आप किसी भी तरह के ड्राइंग को इजीली बना सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप इनिशियल लेवल पर हो या फिर एडवांस लेवल पर हो। ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है किसी भी तरह के ड्राइंग बनाने में। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टार्ट ओवर फिनिश, यानी कि किसी भी तरह के स्केचिंग या किसी भी तरह के ड्राइंग हम बना रहे हैं तो उसका हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम किस तरह से समझ रहे, कैसे उसको देख रहे, किस तरह से आई ट्रेनिंग कर रहे, उससे जो हमारा ड्राइंग है वो परफेक्टली बने। हमारा इनिशियल लेवल सारा क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के हमारा फिनिश वर्क बहुत अच्छा तरीके से या परफेक्टली बनने वाला है। तो इसीलिए हमारा इनिशियल लेवल हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे उसको पहले समझना जरूरी है। तो यहाँ पर रैपिड स्केचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रैपिड स्केचिंग को किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो सारा चीज को समझने के लिए चलिए पेपर पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर चैनल पर नए हैं तो डू द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज ये रेफरेंस को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ और ये रैपिड स्केचिंग है, तो मैं इसे क्विकली ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पास आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कोई भी स्केचिंग में, 2 से 4 मिनट में आपको क्विकली इसे ड्रॉ करना है, एक बस फील देना है। तो यहाँ पास बेसिक्स में शेप्स का यूज कर रहा हूँ, जैसे कि लाइन शेप्स, जैसे कि हेड के पार्ट के लिए मैं सर्कल शेप्स दिया, उसके बाद बाकी का हैंड पार्ट के लिए मैं लाइन शेप्स दिया, उसके बाद बाकी के डिटेलिंग के लिए नॉर्मल लाइंस में इसे ब्रेक कर रहा हूँ, जिससे मैं मेरा चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, ताकि मैं बाद में जब इसे फाइनल लुक्स दूँ तो फाइनल लुक देने के लिए मैं उसे क्विकली समझ सकूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पास आएगा और कैसे उसको बनाना है। तो रैपिड स्केचिंग का मतलब क्या होता है? तो रैपिड स्केचिंग का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कम समय में अपने अपने जो माइंड में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसको क्विकली ड्रॉ करना। तो यहाँ पास रैपिड स्केचिंग का रोल यही है। तो रैपिड स्केचिंग में आप चीज़ों को बस एक फील देना है कि आप उस रेफरेंस या उस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कि रेफरेंस में एक मैन का लिया हूँ, तो उसको मैं एक फील दे रहा हूँ कि हाँ इस जेस्चर से वो मैन बैठा हुआ है, तो मैं उसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्विकली। तो यहाँ पास अगर मैं डिटेलिंग में जाऊँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पास इसीलिए मैं बेसिक्स इसको शेप्स में ब्रेक कर रहा हूँ, जिससे मैं चीज़ों को अच्छे समझ सकूँ और बाद में जब मुझे इसे बड़े लेवल पर बनाना हो तो इस रेफरेंस के थ्रू मैं इजीली उसको बना सकता हूँ। बेसिकली इस तरह का टेक्निक जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो यूज करते हैं, जिससे एक रफली पहले स्केचिंग बना सके फिर उसको फाइनल टच दे सके। चलिए अब इसको सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी मैं सेम मैन का एक रेफरेंस लिया हूं और इसको क्विकली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। हेड के पार्ट के लिए वापस वही एलिप्स शेप दिया हूं, उसके बाद इसमें आई नोज के लिए मैं यहाँ पर बेसिक एक लाइन के थ्रू बस मेंशन कर दिया हूं कि यहाँ पास वो सारा ऑब्जेक्ट मेंशन होगा। अब इसे लाइंस में धीरे धीरे जाके ब्रेक करूंगा और इसको धीरे धीरे जाके सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। इसे बेसिकली आप प्रोपोर्शन जजमेंट भी कह सकते हैं। प्रोपोर्शन जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह के ड्राइंग बनाने में। तो जब आप प्रोपोर्शन जजमेंट करते हो, चीज़ों को लाइन में ब्रेक करते हो, लाइंस ऑफ शेप्स में चीज़ों को ब्रेक करके उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। आप डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन डायरेक्टली में जहाँ आपको इन सारी ड्राइंग को बनाने में 1 से 2 साल लग जाएगी, 1 से 2 साल आपका वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पास आप इस तरह के प्रैक्टिस करके आप इसको क्विकली बूस्ट कर सकते हो, जिससे किसी भी तरह का ड्राइंग को इजीली बना सको। अब बात करते हैं ये रैपिड स्केचिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब आप रैपिड स्केचिंग करते हो तो ये आपका टाइम, एनर्जी और क्रिएटिविटी को बचा सकती है। क्योंकि आप रैपिड स्केचिंग करते हैं तो अगर आपको कुछ माइंड में आइडियाज़ आ रहा है तो आप उसको क्विकली अपने पेपर पे रफली एक बना सकते हो। इसको समझना इजी हो जाता है। जब आप बड़े लेवल पर आर्ट वर्क बनाओगे तो आपको यही रेफरेंस अपने बड़े लेवल पर देख करके आप इजीली बना सकते हो, और ये तब होगा जब आप इसे क्विकली एक पेपर पे उतार सको। ये दिमाग को बूस्ट करता है। स्केच करते हुए कुछ नए आइडियाज़ आए तो इसे क्विकली आप पेपर पे उतार सकते हो। सिर्फ पेंटिंग लाइन में ही नहीं, बाकी कोई भी आप फील्ड में जाए तो आप अगर कुछ बना रहे हो तो उसके लिए आपको रफली स्केचिंग एक बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पेंटिंग में भी आपको रफली एक स्केचिंग ड्रॉ करना पड़ेगा जब आप बड़े लेवल पर आर्ट वर्क बना रहे हो। तो अगर आप प्रोफेशनली आगे लेके चलना चाहते हो इस फील्ड को
तो आप रैपिड स्केचिंग जरूर कीजिए। रैपिड स्केचिंग में आप क्विकली उस चीज को कैसे बनाओगे वो सारा चीज आप समझ सको। तो यहाँ पास जो हमारा रेफरेंस से एक्यूरेटली कैसा जेस्चर पे बैठा हुआ है वो सारा चीज हमारा मेंशन है, तो वो सारा चीज एग्जैक्टली वैसा फील आ रहा है। अब बाकी जो उसमें डिटेलिंग ऐड करना है धीरे धीरे करके उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बस रफली एक स्केचिंग है, ये कोई फाइनल वर्क नहीं है। तो जब हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है फिर जाकर के उसमें हम डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं कि कहाँ पास आईज आएगा, कहाँ पास नोज आएगा, उसका हेड का जो पार्ट का जेस्चर है वो कैसा है, वो सारा चीज हम बाद में मेंशन करते जाएंगे। धीरे धीरे जब इसमें डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे तो ये और परफेक्टली होता चला जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। तो यहाँ पास जैसे कि एक ग्वाला है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले हेड के पार्ट के लिए मैं एक सर्कल या एलिप्स शेप दे दूंगा, जिससे मुझे हेड का एक शेप्स निकल के आ जाएगा। फिर उसमें बाद में जाकर के डिटेलिंग ऐड करेंगे। फिर अब देखेंगे कि उसका एंगल क्या है, वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो जैसे कि वो राइट डायरेक्शन में देख रहा है तो राइट के लिए मैं नॉर्मल एक लाइन दे दूंगा ताकि मुझे पता चले कि वो उस डायरेक्शन में देख रहा है। अब उसके नेक के पार्ट के लिए देखूंगा कि कैसा लाइन जा रहा है, वो सारा चीज यहाँ पास मेंशन करूंगा। अब धीरे धीरे जा करके इसमें डिटेलिंग जो बाकी के पार्ट है, जैसे कि शोल्डर का पार्ट है, हैंड का पार्ट है, वो सारा चीज धीरे धीरे करके ऐड करता जाऊंगा, जिससे मुझे वो जेस्चर समझ में आए कि उसका डायरेक्शन क्या है, वो कैसा जेस्चर पे खड़ा है, वो सारा चीज मैं यहाँ पास पेपर पे उतार सकूं। तो ये सब कैसे होगा, आपको इसके लिए आई ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, जिससे आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ सको। और रैपिड स्केचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप चीज़ों को कम लाइंस में सिंप्लीफाई कर सको। जब आप चीज़ों को कम लाइन में सिंप्लीफाई कर पाते हो तो आपको उस ड्राइंग को फील देना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर आप उसको फाइनल लुक्स देना चाहते हो तो आप उसके थ्रू एक फाइनल टच दे सकते हो और उसको फाइनल आर्टवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था, उसको आगे आने वाले समय पे एक प्रोजेक्ट बना के देना था। उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते थे, तो वो उस आइडियाज़ को अपने पेपर पे नहीं उतारता था, जिससे उसे बाद में जा कर के उसमें दिक्कत हुई। क्योंकि कोई भी फील्ड में आप जाओगे तो आप चीज़ों को एक रफली पहले स्केच बनाओगे। जैसे कि मान के चलिए कि आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो जो डिज़ाइन का कोर्स कर रहा था उसे ऐप डिज़ाइन करना था, पर हर बार जब वो उसे कोई आइडियाज़ आता था तो वो अपने दोस्तों के साथ साझा करता था और कंफ्यूज हो जाता था। वो बोलता था यार मेरे दिमाग में कुछ ऐप है जिसमें एक बटन होगा, वैसा फीचर्स होगा, पर कोई साझा ही नहीं। एक दिन उसका प्रोफेसर बोला, राहुल तू बोलने से बेहतर अपने आइडियाज़ को कागज पर उतार। राहुल बोला, सर मैं तो ड्राइंग में जीरो हूँ। प्रोफेसर ने उसे रैपिड स्केचिंग का कॉन्सेप्ट बताया। रैपिड स्केचिंग का मतलब अपने दिमाग में आइडियाज को 2 से 3 मिनट में अपने पेपर पर उतारना है। ये कोई लियोनार्डो दी विंची वाली पेंटिंग नहीं है, बस रफ स्केचिंग है जो तेरा आइडियाज को क्लियर कर दे। राहुल ने ट्राई किया, उसने अपने ऐप की स्क्रीन का रफ स्केच बनाया, बस बटन टेक्स्ट और कुछ लाइनों से अपना एक रफली स्केचिंग तैयार किया। राहुल को शुरू में लगा यार स्केचिंग में क्या रखा है, मैं तो सीधे सॉफ्टवेयर पर काम करूंगा, पर जल्दी ही उसे समझ आया कि रैपिड स्केचिंग कितना जरूरी है। उसी तरह से जब भी हम कोई फाइनल वर्क बनाना चाहते हैं अपने पेंटिंग में, तो उसके लिए भी रफली स्केचिंग एक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम उस रेफरेंस के थ्रू अपने पेपर पे उन सारी चीजों को बैठा सके। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, सिर्फ पेंटिंग लाइन में ही नहीं, बाकी कोई भी आप फील्ड में जाए तो आप अगर कुछ बना रहे हो तो उसके लिए आपको रफली स्केचिंग एक बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पेंटिंग में भी आपको रफली एक स्केचिंग ड्रॉ करना पड़ेगा जब आप बड़े लेवल पर आर्ट वर्क बना रहे हो। तो अगर आप प्रोफेशनली आगे लेके चलना चाहते हो इस फील्ड को, तो आप रैपिड स्केचिंग जरूर कीजिए। रैपिड स्केचिंग में आप क्विकली उस चीज को कैसे बनाओगे वो सारा चीज आप समझ सको। तो यहाँ पास भी सेम मैं इसी टेक्निक का यूज करके यहाँ पर रफली बस एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जो हमारा रफली कैसे मैं चीजों को मेंशन करूंगा, कैसे चीजों को फील देने की कोशिश करूंगा, वो सारा चीज यहाँ पास पेपर पे उतार सकूं। तो जब भी हम किसी भी तरह का ड्राइंग बनाते हैं तो हम एक ही जगह अटके रह जाते हैं। एग्जाम्पल लाइक हम पोर्ट्रेट ड्राइंग बना रहे हैं, तो पोर्ट्रेट ड्राइंग में हम बिना उसके बाहर के एंगल को समझे हम डायरेक्टली आई नोज ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा प्रोपोर्शन जजमेंट सही से नहीं हो पाता है, हम चीज़ों को सही जगह पे मेंशन नहीं कर पाते, जिससे हमारा ओवरऑल जो ड्राइंग है वो खराब होने वाला है। तो यहाँ पास आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है, वो है उसके एंगल को समझना।
तो आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं, तो आपको इसके लिए एक रफली स्केच करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे आर्टिस्ट को भी देखे होंगे कि जब भी वो कुछ ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले वो उसको फील देते हैं कि कहाँ पास कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, उसका एंगल क्या रहेगा, उसका हाइट कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, वो सारा चीज़ पहले से मेंशन रहता है, तब जा करके उसमें वो डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पास भी जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले एक रफली स्केच आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पर बैठने वाला है। जब ये सारा चीज़ आप समझते हो, अपने माइंड में वो सारा चीज़ को क्रिएट करते हो पहले, तो फिर आप किसी भी तरह के ड्राइंग को इजीली बना सकते हो।